हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान कोश यूट्यूब चैनल। आज है 25 मई और 25 मई से जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे वो हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यानी कि 25 मई की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। सबसे पहला क्वेश्चन, स्पेस ऑपरेशंस स्क्वाड्रन नामक अंतरिक्ष रक्षा इकाई शुरू की गई है। तो स्पेस ऑपरेशंस स्क्वाड्रन नामक अंतरिक्ष रक्षा इकाई किसके द्वारा शुरू की गई है? ये शुरू की गई है जापान के द्वारा। अब जापान ने एक स्क्वाड्रन अंतरिक्ष इकाई शुरू की है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि जो जापान देश ने अपने उपग्रह छोड़ रखे हैं अंतरिक्ष में, उन उपग्रहों को खतरों से बचाना ही इस स्क्वाड्रन का मुख्य उद्देश्य है। ये जो है ये एयर सेल्फ डिफेंस कोर्स ASDF का हिस्सा है और इसमें 20 सदस्य शामिल होंगे। 20 अंतरिक्ष सदस्य या ऐसा कहिएगा नौसेना के सदस्य इसमें शामिल होंगे जो कि जापान के उपग्रहों को खतरे से बचाने का कार्य करेंगे। अब ये जापान ने शुरू की है, तो जापान के बारे में कुछ बातें पढ़ते हैं। जापान एशिया महाद्वीप में स्थित देश है। जापान 4 बड़े और अनेक छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह है। अर्थात ये ध्यान रखिएगा कि जापान जो देश है वो द्वीप समूह से बना हुआ है, जिसमें 4 बड़े द्वीप समूह और बाकी छोटे छोटे द्वीप समूह हैं। अगर हम बात करें इसके निकटतम पड़ोसी देशों की, तो चीन, कोरिया और रूस जो हैं वो इसके निकटतम पड़ोसी देश है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जापान के लोग जापान को क्या बोलते हैं? तो जापान का एक अन्य नाम निप्पॉन भी है और जापान की राजभाषा जापानी है। जापान में 96% लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी है। तो ये बातें हमने कुछ अलग से जापान के बारे में पढ़ी है। अब अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे अधिक वेतन पाने वाली पहली महिला एथलीट बनी है। तो विश्व की सर्वाधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट कौन है? ये बनी है नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका कौन से देश की है? वे है जापान की टेनिस खिलाड़ी। तो जापान की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने अब विश्व की सर्वाधिक एक साल में वेतन पाने वाली महिला एथलीट बनी है। उन्होंने पिछले एक वर्ष में 37.4 मिलियन अमेरिकन डॉलर की कमाई की है। उन्होंने अभी तक 2 बार ग्रैंड स्लैम चैंपियन भी वो रह चुकी हैं। तो जापान की थी, क्योंकि पिछला क्वेश्चन भी जापान से रिलेटेड था, तो जापान के बारे में हमने कुछ बातें पढ़ ली थी, लेकिन इसमें भी जापान के बारे में 1-2 बातें पढ़ लेते हैं। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। जापान की राजभाषा जापानी है। और अगर हम बात करें जापान के प्रधानमंत्री कौन है, तो जापान के प्रधानमंत्री है शिंजो अबे। तो ये जानकारी जापान के बारे में मिलती है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि राजदूत नियुक्त किए गए हैं। तो कौन बने हैं? ये बने हैं TS त्रिमूर्ति। TS तिरुमूर्ति को अब संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वे 1985 बैच के IFS अधिकारी थे और उन्होंने किनका स्थान लिया है? बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि जो नए अधिकारी की नियुक्ति होती है वो किसके स्थान पर उनकी नियुक्ति हुई है। तो TS तिरुमूर्ति की सैयद अकबरुद्दीन का स्थान लिया है उन्होंने, यानी कि सैयद अकबरुद्दीन के स्थान पर वो अब नियुक्त हुए हैं। इससे पहले TS तिरुमूर्ति जो थे वो नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंधों के सचिव भी रह चुके हैं और ये संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि राजदूत नियुक्त हुए। तो संयुक्त राष्ट्र में हुए, तो संयुक्त राष्ट्र के बारे में कुछ बातें पढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र में सदस्य वर्ग कितने देश हैं? तो 193 सदस्य देश है इसके, और इसकी आधिकारिक भाषाएं 6 है। कौन कौन सी? अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनी। अगर हम बात करें इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो एंटोनियो गुटेरस इसके संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान में महासचिव कहें या अध्यक्ष कहें। तो ये थे। उसके बाद हम बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। वित्त वर्ष 2021 में भारत में कच्चे तेल के आयात में कमी आई है। तो कितनी कमी आई है? ये आई है 8.9% की गिरावट या कमी आई है। ये केयर रेटिंग्स के अनुसार है। केयर रेटिंग्स एक रेटिंग एजेंसी है जिसके अनुसार भारत में वित्तीय वर्ष 2021 में
8.9% की गिरावट आई है। ये गिरावट क्यों हुई है? क्योंकि भारत में पेट्रोलियम उत्पाद की मांग में कमी आई है। और ये कमी क्यों आई है? क्योंकि लॉकडाउन के कारण वाहन का बहुत कम ही चलन हो पा रहा है। इस वजह से ये प्राइवेट वाहन जो है वो लगभग बंद है। इस वजह से पेट्रोलियम उत्पाद में कमी आई है। और एक बात और भी बहुत इंपॉर्टेंट आती है कि भारत में 85% जो आवश्यकताएं हैं कच्चे तेल की वो आयात किया जाता है। यानी कि भारत में 85% जो पेट्रोलियम उत्पाद है वो बाहर से आयात किया जाता है। तो ये थी इस क्वेश्चन से जानकारी। उसके बाद अगला क्वेश्चन, एक कप के आकार का फेस मास्क भी विकसित किया गया है। तो कप के आकार का फेस मास्क किसने विकसित किया है? ये विकसित किया है सेंटर फॉर नैनो और सॉफ्ट मैटर साइंसेज CENS साइंस द्वारा। ये बेंगलुरु के शोधकर्ताओं द्वारा ये विकसित किया गया है। इसके द्वारा बोलने में आसानी होगी, क्योंकि अन्य मास्क अगर देखा जाए तो वो मुंह के बिल्कुल समीप होते हैं, जिससे कि बोलने में परेशानी आती है। तो ये कप के आकार का होने के कारण इससे बोलने में आसानी रहेगी। दूसरी बात यह है कि इसमें चश्मे पर फॉगिंग नहीं जमेगी। बहुत बार आपने देखा होगा कि मास्क लगाने के पश्चात जो नाक से आने वाली फॉगिंग होती है वो चश्मों के ऊपर लग जाती है। तो इससे फॉगिंग नहीं लगेगी और बोलने में आसानी होगी। ये साइंस द्वारा, साइंस मतलब कि सेंटर फॉर नैनो और सॉफ्ट मैटर साइंसेज द्वारा विकसित किया गया है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? साइंस की स्थापना हुई थी 10 अगस्त 2018 को। उसके बाद हम बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। सौर पैराबोलिक ट्रो कलेक्टर PTC प्रणाली विकसित की गई है। तो ये किसके द्वारा प्रणाली विकसित की गई है? ये विकसित की गई है IIT मद्रास के शोधकर्ताओं द्वारा इसे विकसित किया गया है। इसे स्पेस हीटिंग, स्पेस कूलिंग और डिसेलिनेशन के लिए विकसित किया गया। अर्थात कि ये जो है ये जलवायु और भार स्थिति, अनेक प्रकार की जलवायु में और भार स्थिति में भी कार्य कर सकता है। इसकी ये खास बात रहेगी। तो इसको IIT मद्रास के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित किया गया है। तो IIT मद्रास के बारे में कुछ बातें पढ़ते हैं। IIT मतलब भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास द्वारा। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1959 में। इसके सभापति कौन है? MM शर्मा। इसके निदेशक की बात करें तो IIT मद्रास के निदेशक है भास्कर राममूर्ति। और ये कहां पे स्थित है? ये चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रसूति नाल वर्ण के अंत के लिए संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 2 दिन पहले, यानी कि 23 मई को मनाया गया है। इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी लिंग असमानता का समापन, स्वास्थ्य असमानताओं का समापन, नाल वर्ण का समापन। ये इसकी थीम थी। और ये एक ऐसी स्थिति होती है, नाल वर्ण स्थिति जो है वो एक ऐसी स्थिति होती है जो विकासशील देशों में कई लड़कियों और महिलाओं को प्रभावित करती है। तो ये संयुक्त राष्ट्र का ये दिवस नाल वर्ण प्रसूति दिवस मनाया गया था 23 मई को। उसके बाद आज का अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स, ट्रेन्स एंड प्लेन्स नामक ई बुक का विमोचन किया गया है। क्योंकि आजकल ई बुक का ज्यादा प्रसारण हो रहा है। तो ये ई बुक है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बुक है। आप इसको अपने कंप्यूटर में, मोबाइल पे पढ़ सकते हैं। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है स्पीकिंग टाइगर। और इन्होंने रस्किन बॉन्ड के 86वें जन्मदिन पर इस पुस्तक का विमोचन किया है। अब इस पुस्तक में है क्या? ये रस्किन बॉन्ड के नाव, ट्रेन और विमानों पर उनके कारनामों पर आधारित है। तो ये बुक का विमोचन हुआ है जो कि स्पीकिंग टाइगर द्वारा लिखी गई है। तो ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो आप लोग ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको डेली वीडियोस मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। बाकी इसका PDF आप यूट्यूब चैनल से ले सकते हैं। और ज्ञानकोश नाम से ही यूट्यूब चैनल भी है, टेलीग्राम चैनल भी है और फेसबुक पेज भी है। तो ये जानकारी आप कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।